सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके स्कॉलर स्पॉट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम जो है पोएम्स लेसन्स जो है आपके उन सारे के आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताएंगे। तो सारे लेसन्स के जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको बताएंगे। आप जो है वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इस जो ये पहला पार्ट है इसमें हम 5 जो है लेसन्स के 5 पोएम्स के बताएंगे, और फिर सेकंड पार्ट में जो है आपको हम लास्ट के 5 के बताएंगे। तो सबसे पहली लेसन जो आती है हमारे पास वो है ए नेशन स्ट्रेंथ, जो कि पोएम नंबर 1 है, और इसको लिखा है R.W. एमरसन ने। देखिए, नाम जो है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि नाम जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है राइटर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हाट आर दे। तो इसका आंसर है द पोएट इज़ वंडर्ड अबाउट द हाईनेस एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नेशनल पिलर्स दैट रेजिस्ट द एनिमीज बोल्डली। यानी कि पोएट जो है जो स्ट्रॉन्ग नेशंस के जो पिलर्स हैं उनसे जो हैं वो वंडर यानी हैरान हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड ऑन। तो इसका आंसर है द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग किंगडम आर बिल्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द patriotic and strong inhabitants. These brave people are strong pillars of the kingdom. उसके बाद है what happens to a nation that depends on an army to keep it strong। यानी उस नेशन के साथ क्या होता है जो कि आर्मी पे डिपेंड रहती है। तो इसका आंसर है द ब्लड टर्न्स द स्टोन्स टू रस्ट एंड द ग्लोरी एंड्स ऑफ द नेशन विच डिपेंड्स ऑन आर्मी टू कीप इट स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो ब्लड टर्न्स द स्टोन्स टू रस्ट, यानी जो खून होता है वो जो है पत्थर पे लग के रस्ट बन जाता है। इससे इसका मुराद है कि सिर्फ आर्मी पे ही डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि हमें खुद भी नेशन के लिए कुछ करना चाहना चाहिए। उसके बाद है व्हेन ए नेशन बिकम्स प्राउड व्हाट डज गॉड डू। जब एक नेशन जो है वो फख्र के साथ बनता है तो अल्लाह ताला क्या करता है। उसके आंसर है गॉड स्टक द ग्लोरी एंड ब्राइटनेस डाउन टू एशेस एट हिज फीट ऑफ द नेशन विच बिकम्स प्राउड। उसके बाद है डू यू थिंक दैट वेल्थ कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वाई। क्या दौलत जो है एक नेशन को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, वेल्थ कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ ब्रेव एंड ट्रूथफुल पीपल हु सफ़र फ्रॉम द कंट्री सेक टू मेक इट्स नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वेल्थ कैन एंड बट स्पिरिट ऑफ ऑनेस्टी ब्रेव एंड ट्रूथफुल पीपल कैन नेवर एंड। यानी कि वेल्थ जो है एक नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती। जो ईमानदार आदमी और जो दाना आदमी और जो है सच्चाई पसंद आदमी होते हैं वही जो है एक नेशन को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट कैन द ब्रेव डू। एक अक्लमंद आदमी क्या कर सकता है। द ब्रेव कैन डू वर्क टू मेक अदर स्लीप पीसफुली, दे फाइट फॉर द डिफ़िकल्टीज ऑफ नेशन टू मेक इट फेमस, इन फैक्ट दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द नेशन। यानी कि वो जो है दिन रात मेहनत करके दूसरों को सोने लायक बनाते हैं, और वही जो है नेशंस के पिलर्स होते हैं। उसके बाद है explain the following lines, they build a nation's pillars deep and lift them into the sky। तो इसका आंसर है these lines have been taken from the poem a nation strength। ये लाइन जो है a nation strength पोएम से लिए गए हैं, written by Ralph Waldo Emerson। तो इसने इस पोएम को लिखा है। in these lines the word they refers to the brave men। The poet says that these are the brave men who make the nation strong, keep them safe from the enemy so they can fly and share joys। यानी वो अक्लमंद नफरी होते हैं जो एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनको एनिमीज से महफूज करते हैं, यानी दुश्मनों से महफूज रखते हैं। उसके बाद जो लेसन आती है हमारे पास पोर्स एंड हिज एलिफेंट। सेकंड लेसन है पोएम की हमारी, और इसको मैरी डोबसन ने लिखा है। देखिए, आपको पोइट्स का नाम जो है ज़रूरी याद रखना है। मैरी डोबसन ने इसको जो है लिखा है। उसके बाद है पहला क्वेश्चन इसका, हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ पोर्स। एलिफेंट ने पोर्स की लाइफ को कैसे बचाया। उसके बाद है
इसका आंसर while fighting with Alexander's troops, Porus on his elephants fell down unconscious. On seeing his master unconscious, he came forward and defending him against the sharp swords and spears of enemies. At last, he lifted him with his mighty trunk and took him to the safe place away from enemies, thereby saving his life. यानी कि जैसे ही पोरस जो है लड़ाई कर रहा था अलेक्जेंडर के साथ, तो तभी जो है पोरस एलिफेंट से नीचे गिर जाता है, और एलिफेंट जो है उसको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है और उसको जो है एक सेफ जगह पे ले जा सकता है, ले ले जाता है। उसके बाद है व्हाट डज द पोएट मीन बाय दीज डम थिंग्स बट दैट बट क्राई एंड पेंट दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड देम सो। So, इसका आंसर है द lines have been taken from the poem Porus and his Elephant written by Mary Dobson. In these lines, the poet says that the beasts like elephants in the poem cannot talk or speak like humans beings, but they can feel, breathe, cry, and love like human beings because God had made them capable to love and to be loved. यानी कि इन लाइनों से पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो बीस्ट्स होते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं, ये तो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन इनमें भी जो है फीलिंग्स होती हैं ये भी, और रो सकते हैं, लव कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने जो है अल्लाह ताला ने इनको ऐसी कैपेबिलिटी दी है। उसके बाद है राइट द स्टोरी टोल्ड इन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। जो पोएम में जो स्टोरी है वो आपको अपने अल्फाज में लिखने हैं। तो इसका आंसर है द पोएम पोरस एंड हिज एलिफेंट इज ए lyrical ballad written by Mary Dobson. The poem narrates the beasts for his master in the battle between Porus and Alexander. The poem starts when the king Porus goes to meet his enemy Alexander the Great in the river Jhelum to defend his kingdom. But a bloody battle takes place between the armies of Alexander and Porus, in which Porus gets injured and falls down unconscious. The unconscious Porus is defeated by his faithful elephant and at last lifts him up to the back and take him to a safe place. Porus is saved, but the faithful beast dies in wounds he got while defending his master. This sacrifice shows the love of the faithful beast to his master. Although they cannot talk or speak, they can cry, feel pain, and love because Allah has made them capable of love and to be loved. उसके बाद है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। द पोएम इज़ ए लिरिकल बिलेट, सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी, यानी कि इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। उसके बाद है द पोएम रिफ्लेक्ट्स द फेथफुलनेस ऑफ एन एलिफेंट टुवर्ड्स हिज मास्टर एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है मैरी डॉब्सन हैज़ रिटन दिस पोएम टू शो द फेथफुलनेस ऑफ ए बीस्ट हु कैन नॉट talk like a human being but still saves his master from the sharp swords of enemies. This faithful beast is the elephant. When the fight begins between the two kings, Porus is wounded and falls down from his elephant, but the elephant comes to his rescue. He defends him from the sharp swords and arrows of enemies, although he is wounded, and lifts his master on his back and takes him to a safe place to save him. In this way, he shows his faithfulness towards his master by sacrificing his life for his sake. उसके बाद जो पोएम हमारे पास आती है तीसरी पोएम, वो है द बेंगल सेलर्स। ये जो है सरोजनी नायडू ने यहाँ पे लिखी है। तो हु इज़ स्पीकर ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम का स्पीकर कौन है। द बेंगल सेल्स इज़ द स्पीकर इन द पोएम। जो बेंगल सेलर है वही स्पीकर है इस पोएम का। इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम वी सी दैट it is Bengal seller who says, Bengal sellers are who bear our shining lords to the temple fair. He describes himself as his Bengal seller throughout the whole poem. उसके बाद है how are Bengals described in the first stanza of the poem and who are these Bengals for। तो इसका आंसर है in first stanza the Bengals are described as lustrous shining lords, rainbow color, dedicate the bride for happy daughters and happy wives। उसके बाद है the poet uses different smiles for the Bengals, what are they।
So the smiles that are used in the poem are mountain mist, newborn leaves, sunlit corn, and flame of fire. उसके बाद है नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स मेंशनड इन द पोएम व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट तो आंसर है सिल्वर एंड ब्लू रेनबो कलर सनलिट कॉर्न कलर purple gold flecked gray are some colors used for bangles in the poem these colors represent the bangles suitable for the different age groups of women उसके बाद है the word some has been repeated in the poem for a person what is it तो उसका आंसर है द वर्ड सम रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगल्स इन द पोएम उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन सम ऑफ मेड फॉर ए मेडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन विस्ट These lines have been taken from the second stanza of the poem The Bengal Sellers, written by Sarojini Naidu. In these lines, the narrator says that some bangles are made for the wrists of unmarried women with the silver and blue color, just like the mist of the mountains. उसके बाद जो लेस हैं वो है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ पोएम नंबर 4 है और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट द पोएट प्रेज टू गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट सो दैट ही कुड बियर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ poverty and he also prayed to God to remove hurtness and fill up his heart with love and passion. उसके बाद है व्हाट डज द पोएट वांट द स्ट्रेंथ फॉर द पोएट वांट स्ट्रेंथ टू बियर हिज जॉय एंड sorrows to make his love faithful in service never disown poor and never to be bent before rude people उसके बाद है how can love be made meaningful in one's life इसका आंसर है if you love someone and your love changes the life if you beloved in a faithful way with sweet and nice results then you have made your love meaningful in one's life उसके बाद है व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर तो इसका आंसर है वी शुड नेवर डिसओन पुअर वी शुड ऑलवेज हेल्प एंड लव देम उसके बाद है व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई तो इसका आंसर है बेंड माई नीज इन द पोएम सिग्निफाइज द रेजिस्ट ऑफ और अपोज डिस रेस्पेक्टफुल पावर एंड नॉट टू बेंड बिफोर देम उसके बाद है व्हाट डज द पोएट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू रेज हिज माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स बिकॉज ही वांट्स टू ओवरकम द थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू एंड थिंक अबाउट द ग्रेट थिंग्स दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर पीपल उसके बाद है व्हाट डज द पोएट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल तो इसका आंसर द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू surrender his will before God's will because he knew that there is no power that can resist Almighty. By surrendering his will to God's will, his heart will be purified and he will love from God and he will lead a good life. उसके बाद जो है पोएम नंबर 5 हमारे पास है द ब्रूक जो कि जिसने ये द ब्रूक को लिखा है द एल्फ्रेड टेनिसन ने एल्फ्रेड टेनिसन उसके बाद है व्हाट हु इज़ आई रेफर्ड टू एज इन द पोएम आई जो है किसको रेफ़र किया गया है आई इन द पोएम इज़ रेफर्ड एज ब्रूक आई जो है वो रेफर्ड एज ब्रूक को रेफ़र किया गया ऑल्दो द विंटर्स ऑफ द पोएम इज़ एल्फ्रेड टेनिसन यानी कि राइटर ऑफ द पोएम जो है वो एल्फ्रेड टेनिसन है बट ही हैज़ मेड द ब्रूक एज द स्पीकर ऑफ द पोएम Trace the journey of the brook. The journey of the brook starts from the haunts of coot and heron. Then it runs down to villages and towns through hundreds of bridges and at last reach Philip's farmland to join the river. उसके बाद explain the following lines. For men may come and men may go, but I go on forever. What purpose of these lines serve? These lines have been taken from the poem The Brook written by Alfred Tennyson. The book Brook in the Speaker is the poem. These lines serve in two ways. One way the speaker says that the man is mortal and dies at last and his journey ends at his just death, but I still keep on running. In the second sentence we can say that the men come to see it, take the taste of it and go home, but it still remains there to make its journey.
उसके बाद है alternation is the repetition of the initial constant sounds in words such as I sleep, I slide, I gloom, I glance. Pick out examples of alternation. Alternation के examples देने हैं तो इसके आंसर है I chatter, I flow and here and there or some more alternation used. उसके बाद है Can the journey of Brooke be compared to human life? How? क्या जर्नी ऑफ ब्रूक ह्यूमन लाइफ से कंपेयर की जा सकती है? तो इसका आंसर है द जर्नी ऑफ ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ. In the poem, the journey of Brooke passes through different stages, and one of the other hand, human life also passes through different stages, that is infancy, adulthood, age, and old age. तो ये थे आपके 5 poems और मैं आपको दूसरी वीडियो में जो है लास्ट 5 poems के भी आपको जो है आंसर्स दूंगा. और अगर आपको इसका जो है PDF चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. इंस्टाग्राम है JK स्कॉलर सपोर्ट. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.